हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन गुरु, जिस पर आपको मिलते हैं यूजफुल और ट्रिकी वीडियोज। आज का वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में है आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान, यानी आरटी की धाराएं, जिन्हें आप शॉर्ट तरीके में कैसे याद कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपकी समस्या का समाधान करते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसका टॉपिक है आरटी 2009 की धाराएं। तो इसमें हम सारी 38 धाराएं जो होती है, आरटी की 38 धाराएं हैं और 5 चैप्टर हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कितनी धाराएं हैं और कौन कौन सी धाराएं किस किस से रिलेटेड है, उसको शॉर्ट तरीके में तुम कैसे याद कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है उस चैप्टर का नाम है प्रस्तावना। ओके, ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है प्रस्तावना। ठीक है, इस फर्स्ट चैप्टर में आपकी आती है 2 धाराएं इंक्लूड होंगी। ओके, ओनली फर्स्ट और सेकंड 2 धाराएं इंक्लूड होंगी। तो जो फर्स्ट धारा है वो प्रस्तावना है, जो आरटी की प्रस्तावना है वो है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें केवल जो अधिनियम लागू हुआ था उसकी तिथि क्या थी, इन सब से रिलेटेड बात की हुई है। तो ये सब प्रस्तावना से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें डाली हुई है। और सेकंड धारा है डेफिनेशन, जो उससे रिलेटेड जो विभिन्न परिभाषाएं हैं आरटी में उसको डिफाइन किया गया है। तो ये दोनों धाराएं हो गई फर्स्ट चैप्टर में, ये अपना हो गया एक चैप्टर के लिए। ठीक है, और फिर है सेकंड चैप्टर अपना। तो सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान। ठीक है, सेकंड चैप्टर में, चैप्टर सेकंड में आपके 3, 4 और 5, ये 3 जो हैं, 1, 2 और ये तीन धाराएं, 3, 4 और 5, ये चैप्टर सेकंड में ये 3 धाराएं शामिल की जाएगी। तो जैसा कि इसको नाम से पता है आपको, इस चैप्टर का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान। तो इसमें जो नंबर थर्ड धारा है वो तीसरी धारा संबंधित है कि 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने से संबंधित है। तो इसको आप शॉर्ट में फ्री एजुकेशन से याद कर सकते हैं। आप फ्री एजुकेशन याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो फ्री एजुकेशन है। ओके, नंबर फोर्थ जो धारा है उसमें बच्चों को, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको आयु के आधार पर प्रवेश देने की बात कही गई है। तो इसको केवल आप ड्रॉप आउट शब्द याद कीजिएगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप आउट से आप समझ जाएंगे कि ड्रॉप आउट का मतलब क्या हुआ। जो बच्चे बीच में छोड़कर चले गए थे स्कूल और उनको वापस प्रवेश दिया गया है, वो बच्चों की बात की जा रही है। तो ड्रॉप आउट से रिलेटेड है। और नंबर फिफ्थ है वो है टीसी से रिलेटेड है। इसमें टीसी कब देनी चाहिए, क्या है, कैसे टीसी दी जा सकती है, उन सब के बारे में बात की गई है। तो केवल टीसी वर्ड याद रखिए आप, तो उससे रिलेटेड जो भी बात होगी वो इसमें 5वीं धारा में हो जाएगी। तो ये आपकी 5 धाराएं और 2 चैप्टर आपके कवर हो गए हैं, और बचे हैं पीछे 3 चैप्टर आपके में। तो जो थर्ड चैप्टर है उस थर्ड चैप्टर का नाम है आपके समुचित सरकार एवं अभिभावकों के अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, और इस चैप्टर थर्ड में 6 से लेकर आपके 11 ये धाराएं हैं, 6 से 11 तक की धाराएं आपकी चैप्टर थर्ड में। तो 1 से 5 तक की हो गई आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, 2 फर्स्ट चैप्टर में, 3 सेकंड चैप्टर में, और बाकी की 6 से 11 तक 6 धाराएं जो हो गई वो हो गई आपके चैप्टर नंबर थर्ड में। तो 6 से 11 धाराएं चैप्टर थर्ड में है, जिसका चैप्टर थर्ड का नाम है हमारे समुचित अधिकार और कर्तव्य। ये है अपना चैप्टर थर्ड। ठीक है, चैप्टर थर्ड में समुचित अधिकार और कर्तव्य है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो अपना है वो अपन ने याद किया है स्कूल डिस्टेंस। इसको याद करना, स्कूल डिस्टेंस, बस इतना ही याद करना। स्कूल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि विद्यालय घर से कितनी दूर होगा, इस बात को दिखा गया है। कि मतलब सरकार ने जो व्यवस्था की है इसमें ये बताया गया है स्कूल डिस्टेंस में कि समय, परिस्थिति और आवश्यकता के आधार पर विद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उसके लिए कहा गया है कि जो प्राइमरी स्कूल के विद्यालय होंगे वो 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में होनी चाहिए, और जो माध्यमिक स्तर के विद्यालय होंगे वो 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इतना याद रख लेते हैं स्कूल डिस्टेंस के बाद छठी धारा में की गई है, तो आपके लिए ये इजीली याद हो जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है 7वीं धारा। ठीक है, तो जो अपनी 7वीं धारा है वो है केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्त का अनुपात है उससे संबंधित धारा है। तो इसको आप याद कर सकते हैं सेंट्रल स्टेट रेशियो या केंद्र राज्य वित्त अनुपात, इस शब्द से आप याद कर सकते हैं इजीली। तो केंद्र राज्य वित्त अनुपात जो इसमें बताया गया है, तो उसमें केंद्र का अनुपात 60 और राज्य का 40, ये केंद्र राज्य अनुपात बताया गया 60-40 का। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे असम वगैरह ये हो गए अपने नागालैंड, और ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें 90-10 का
अनुपात रहेगा। ओके, पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 का और बाकी सभी राज्यों में 60 और 40 का, मतलब 60 केंद्र सरकार देगी, वो 40% का हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और जो पूर्वोत्तर राज्य होंगे वहाँ पर 90% केंद्र का हिस्सा होगा और 10% राज्यों का हिस्सा होगा। ओके, आई थिंक आपको ये 7 धाराएं क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 8वीं धारा पर। तो 8वीं धारा में है जो समुचित सरकार है उसके कर्तव्य बताए गए हैं। समुचित सरकार के क्या कर्तव्य हैं उससे रिलेटेड बात की गई है, तो इसको आप गवर्नमेंट ड्यूटीज के नाम पे याद कर सकते हैं। ओनली गवर्नमेंट ड्यूटी याद करेंगे। 8वीं धारा में क्या है, गवर्नमेंट ड्यूटीज, तो गवर्नमेंट ड्यूटीज से रिलेटेड कुछ भी हो तो वो 8वीं धारा में आ जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है नंबर 9 धारा। 9th धारा में आपके दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनके क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में बताया है। जो समुचित सरकार है उसके ऑफिसर्स के क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया गया। तो दोनों ही 8वीं और 9वीं दोनों ही कर्तव्य से रिलेटेड है, एक गवर्नमेंट से और एक गवर्नमेंट ऑफिसर से। ओके, तो आपको याद करने में ईजी रहेगा। आप गवर्नमेंट ड्यूटी याद कीजिए और गवर्नमेंट ऑफिसर ड्यूटी याद कीजिए, तो 8th और 9th हो गई। फिर 10वीं में ड्यूटीज है, तीनों की ड्यूटी आ गई। पहले गवर्नमेंट की ड्यूटी आ गई, फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ड्यूटी आ गई, फिर 10वीं धारा में पेरेंट्स की ड्यूटी आ गई। ठीक है, तो पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है कि बच्चों को विद्यालय भेजना है, उनको जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको विद्यालय भेजना है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो ये आ जाती है धारा नंबर 10 में। ओके, धारा जो 11 है, 11वीं धारा में आपको कहा गया है कि जो 3 से 6 वर्ष के बालक हैं उनको आंगनवाड़ी के द्वारा सरकार व्यवस्था करेगी उनके शिक्षा की, आंगनवाड़ी के माध्यम से। ठीक है, आंगनवाड़ी के माध्यम से व्यवस्था करेगी कितनी वर्ष, 3 से 6 वर्ष के बालकों की, 3 से 6 वर्ष के बालकों की सरकार व्यवस्था करेगी आंगनवाड़ी के माध्यम से। तो ये हमारी आपको इजीली याद हो जाएंगी 11 धाराएं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य दिए गए हैं। विद्यालय और शिक्षकों के तो 12 से लेकर 28 आपकी, 12 से लेकर सबसे लंबी धारा यही है आपकी। ओके, ये 12 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28। ठीक है, 28 यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 से 28 तक की धाराएं आपकी आती हैं चैप्टर नंबर 4 में। ओके, ये सारी चैप्टर नंबर 4 में है। तो जो चैप्टर नंबर 4 की हम धाराएं शुरू करें तो इसमें सबसे पहले नाम याद कीजिएगा आप चैप्टर का नाम है विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य। तो विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य है तो मतलब इसमें विद्यालय और शिक्षकों के बारे में बात की जाएगी, है ना। तो जो धारा 12 है उस धारा में कहा गया है कि 25% जो सीटें हैं वो प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व रहेगी। ठीक है, इसमें बात की गई है रिजर्व सीटों की, जो 25% सीटें हैं वो निजी स्कूलों में रिजर्व रहेगी, इसके बारे में बात की गई। तो आप ओनली रिजर्व सीट्स याद कीजिएगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो 12वीं धारा में क्या है, सीटों की रिजर्वेशन की बात की गई है। फिर नंबर जो 13 धारा है उसमें जो स्कूलों में प्रवेश होगा बच्चों का वो निःशुल्क होगा, नो फी। इतना याद रखेंगे आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नो फीस की जो बात की गई है वो की गई है 13 में, निःशुल्क प्रवेश की बात जो है वो धारा 13 में, उसके लिए आप नो फीस शब्द याद कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट धारा है धारा 14। धारा 14 में कहा गया है कि जो भी बच्चा एडमिशन लेगा उसे किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, तो उसके लिए आप याद कर सकते हैं नो डॉक्यूमेंट्स। तो नो डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए धारा 14 में। फिर आती है आपकी धारा 15। धारा 15 में कहा गया है कि इसमें आपको एडमिशन दिया जाएगा 30 सितंबर तक। ओके, तो एडमिशन टिल सितंबर यानी 30 सितंबर तक ही एडमिशन दिया जाएगा, ये धारा 15 में कहा गया। ठीक है, धारा 16 में ये कहा गया है कि जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। अर्थात धारा 16 में हो गया कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, यानी नो फेल। धारा 17 में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना किसी भी बच्चे के साथ नहीं की जाएगी। तो इसको आप एक वर्ड में याद कर सकते हैं कि नो टॉर्चर, किसी प्रकार का टॉर्चर किसी बच्चे के साथ नहीं किया जाएगा। तो नो टॉर्चर एक वर्ड में आपको याद हो जाएगा ये धारा। धारा 17 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा धारा 12 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12, 13, 17 ये धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनका अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, और फिर आती है आपकी धारा जो 18 है। जो धारा नंबर 18 है उसमें कहा गया है कि जो भी विद्यालय होगा उसका संचालन सरकारी मानकों के अनुसार ही किया जाएगा। जो भी सरकारी नियम रेगुलेशन रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं उन्हीं के अनुरूप विद्यालय का संचालन किया जाएगा। तो इसके लिए आप एक शॉर्ट वर्ड याद कर सकते हैं, फॉलो नॉर्म्स। नॉर्म्स को फॉलो करना, नियमों का पालन करना है, बस उसी के अनुसार विद्यालय का संचालन होगा। ये हो गई 18 नंबर धारा से रिलेटेड। ओके, अब आती है 19वीं धारा। 19वीं धारा क्या होगी फिर कि भाई जो फॉलो नॉर्म्स के अनुसार विद्यालय संचालित होनी चाहिए। अब जो विद्यालय नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या होगा, उसकी परमिशन कैंसिल हो जाएगी। बस, तो 19वीं धारा हो गई आपकी परमिशन कैंसिल से रिलेटेड। ओके, फिर आती है धारा नंबर 20। जो धारा नंबर 20 है उसमें ये कहा गया है कि जो आपके नियम हैं, जो नॉर्म्स बने हुए हैं उनमें सरकार परिवर्तन कर सकती है। तो चेंज नॉर्म्स कौन सा कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है। किस धारा के तहत कर सकती है, धारा 20 के तहत कर सकती है। ये कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज जो सवाल पूछा जाता है एसएमसी से आपसे रिलेटेड पूछा जाता है कि एसएमसी से रिलेटेड कौन सी धारा है। एसएमसी में आपको पता ही है कि इसमें
मीटिंग होती है एसएनसी की, ठीक है। इसमें ये एक 16 इसकी जो होती है एसएनसी की, ये हर 2 वर्ष के लिए इसका गठन होता है एसएनसी का, ठीक है। और इसमें होते हैं एक 16 सदस्य, ठीक है। 16 सदस्य होते हैं और 2 वर्ष के लिए इनका गठन होता है। एसएनसी आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एसएनसी। फिर आती है आपकी धारा 22। धारा 22 है संस्थागत नियोजन से रिलेटेड, फुल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, क्या है वो सब उससे रिलेटेड, जो भी संस्था से रिलेटेड, नियोजन से रिलेटेड, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें हैं, वो सारी आपके धारा 22 में आ जाएगी। धारा नंबर 23 इसमें बताया गया है कि टीचर्स की एबिलिटी क्या होनी चाहिए। जो धारा नंबर 23 है इसमें ये बताया गया है कि टीचर की एबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या उसमें योग्यताएं होनी चाहिए, कैसा टीचर होना चाहिए, उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए, इस सब के बारे में बताया गया है। फिर जो धारा नंबर 24 है इसमें बताया गया है कि जो एक शिक्षक है वो आदर्श शिक्षक होना चाहिए, वो उसमें नैतिकता होनी चाहिए, आदर्श होना चाहिए, एक आइडियल टीचर के बारे में बात की गई है धारा नंबर 24 में। धारा 25 सबसे इंपॉर्टेंट, इसे भी जरूर याद रखिएगा। धारा 25 में कहा गया है टीचर और स्टूडेंट रेशो बताया गया है धारा 25 में, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो टीचर और रेशो की जब हम बात करते हैं धारा 25 के अनुसार, तो इसमें जो प्राइमरी लेवल पर है, प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से 5 तक, तो यहाँ पर अनुपात है जो टीचर्स का और स्टूडेंट का, स्टूडेंट 30 स्टूडेंट पर होगा 1 टीचर, ओके। और जो 6 से 8 तक की क्लास है, यहाँ पे बता देती हूँ आपको, 6 से 8 तक की जो क्लास है उसके लिए अनुपात होगा 40 स्टूडेंट्स पर होगा 1 टीचर, ओके। ये जरूर याद रखना आप, टीचर स्टूडेंट रेशियो ये जरूर पूछा जाता है। धारा 25 से रिलेटेड है। और टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या है, प्राथमिक लेवल पर 30 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर और अपर प्राइमरी लेवल पर 40 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर होगा, ठीक है। इसके बाद में धारा आती है 29, नहीं सॉरी, उसके बाद में आती है आपकी धारा नंबर 26। 26 में कहा गया है, धारा नंबर 26 आपसे रिलेटेड है कि इसमें ये बताया गया है कि जो स्कूलों में टीचर्स की सीटें होती हैं वो सीटें 10% से ज़्यादा खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10% से सीटें ज़्यादा खाली टीचर्स की नहीं होनी चाहिए, तो नो वैकेंट टीचर सीट मोर देन 10%, ओके। ये धारा 26 है। धारा 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछी जाती है धारा 27 भी, जो कि इम्पोर्टेंट काफ़ी है आपसे। धारा 27 में आपके लिए कहा गया है कि जो टीचर्स हैं उनको शिक्षण कार्य के अलावा और किन कार्यों में लगाया जा सकता है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। ये धारा 27 ये पॉपुलेशन के कार्यों में लगाया जा सकता है, यानी जो जनगणना के काम होता है, या फिर कोई राष्ट्रीय आपदा आ गई, या फिर चुनाव का काम है, तो उसमें ड्यूटी की नियुक्ति की जा सकती है। तो एक शिक्षक को अब पहले हर किसी कार्य में लगा दिया जाता था, पोलियो वगैरह के कार्यों में भी, और भी कोई भी ड्यूटीज होती थी उन सब में शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाती थी। लेकिन अब केवल ये 3 कार्य रखे हैं शिक्षण के अलावा, जनगणना के कार्य में, कोई राष्ट्रीय आपदा के कार्य में, या फिर चुनाव के कार्यों में टीचर्स की ड्यूटी लगाई जा सकती। इन 3 के अलावा टीचर्स की ड्यूटी किसी कार्य में नहीं लगाई जा सकती। ये है धारा 27। धारा 28 नो ट्यूशन, ट्यूशन के विरुद्ध में है। धारा 28 के अनुसार आप किसी प्रकार का टीचर कोई ट्यूशन नहीं करवा सकता है, गवर्नमेंट टीचर, ओके। फिर आती है आपकी धारा 28 तक हो गई आपकी। 28 में नो ट्यूशन, यहाँ पे आपकी हो गई ये चैप्टर 4 कंप्लीट, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। तो चैप्टर 5 में आपके बाकी की सारी धाराएं आती हैं, यानी कि आपके जो ये 29 से लेकर जो 38 तक की शेष धाराएं हैं, वो सारी की सारी धाराएं आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो जो चैप्टर 5 है उसमें जो धारा नंबर 29 है, इसमें कहा गया है कि में है कि इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं, नो चेंज इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। धारा जो 30 है उसमें कहा गया है कि आपको कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, जब तक बच्चा वो पूरी नहीं कर लेता उसके लिए किसी भी प्रकार का बोर्ड एग्जाम उसके लिए नहीं अरेंज किया जाएगा, ठीक है, ओके। तो नंबर 30 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, नो बोर्ड एग्जाम विल कंप्लीट द एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर आती है आपकी धारा नंबर 31, इसमें
धारा नंबर 31 में चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन की बात की गई है, यानी कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। धारा 31 के अंतर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। और 32 में इस आयोग में शिकायत की जाएगी, ठीक है, और किसी प्रकार की जो शिकायत आती है उसका 3 मंथ्स के अंदर अंदर निपटारा किया जाएगा। फिर आती है आपकी धारा 33, जिसमें सलाहकार परिषद के बारे में बात की गई है, ठीक है, और धारा 34 में सलाहकार परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उनके बारे में बात की गई है। और इस सलाहकार परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो राज्य का शिक्षा मंत्री होगा। और इसका कार्यकाल, परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष होगा और शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होगा। और प्रत्येक मीटिंग में 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। ओके, फिर आती है कि धारा नंबर 35। धारा नंबर 35 के अनुसार जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको जो ऑफिसर्स होते हैं, वो अधिकारी हैं, वो नियमों को लागू करेंगे, उससे रिलेटेड है। नंबर 36 धारा जो है वो है कि कोई भी कर्मचारी है जो कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो किसी कर्मचारी के विरुद्ध कंप्लेन फाइल करने के लिए धारा है 36, कंप्लेन अगेंस्ट एम्प्लॉयज। एक लाइन में आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है धारा नंबर 37। उसमें कहा गया है कि जो कर्मचारियों के अगेंस्ट शिकायत की जाएगी उसका निपटारा कैसे होगा और उसके बारे में बात की गई है, निपटारे के बारे में, ठीक है। और जो नेक्स्ट धारा है और लास्ट आपकी धारा है धारा नंबर 38। इसमें कहा गया है कि जो समुचित सरकार होगी उसके पास नियमों में बदलाव करने की पावर होगी। जो भी नियम बनाए गए हैं उनमें बदलाव के पावर जो होगी वो समुचित सरकार के अंतर्गत होगी। तो ये आपकी धाराएं हैं, 38 धाराएं, जो 1 वर्ड में आप याद कर सकते हैं। एक एक वर्ड में एक एक धारा आपकी याद हो जाएगी। इतनी इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, इससे इजी आपको तरीका नहीं मिल सकता, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा धाराएं तो अभी आपको इसी वीडियो में याद हो गई होंगी। इनको आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो में किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश हो